हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आज हम ग्रामर की ये प्रैक्टिस थर्ड होगा। इसके पहले मैंने ग्रामर की 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं जो आपकी प्रैक्टिस से रिलेटेड था। आज ये थर्ड वीडियो होगी, लेकिन उसके पहले ये पेड पीडीएफ है। ये तीनों ही आपकी पेड पीडीएफ है। जो कोई भी इंटरेस्टेड है इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ये आपके टीजीटी पीजीटी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इतने सारे टॉपिक को कवर किया गया है। ये दूसरी वाली जो पीडीएफ है हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ है, वन लाइनर है। तीसरी वाली जो पीडीएफ है इसमें भी 4 राइटर को कवर किया गया है, लेकिन एमसीक्यूज़ के थ्रू कवर किया गया है, ठीक है। एंड ये जो पीडीएफ है ये ग्रामर की है, कंप्लीट रूल्स है ग्रामर के। ये सभी के लिए मतलब सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये पीजीटी वालों के लिए है। 18 राइटर को कंप्लीट किया गया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसी नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। अभी इस समय आप अगर पीडीएफ लेंगे तो भारी डिस्काउंट में आपको ये पीडीएफ दे दिया जा रहा है। पहले जो डिस्काउंट दिया जा रहा था उससे भी भारी डिस्काउंट में ये पीडीएफ दिया जा रहा है, ताकि आपको बस पीडीएफ मिल जाए और आप पढ़ लो, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, ठीक है। रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सब प्रैक्टिस सेट में ही है, तो प्रैक्टिस सेट के थ्रू आपको सारा कुछ कवर हो जाएगा, ओके। यानी कि उनके वर्क सब कुछ कवर हो जाएंगे। तो इस वजह से अगर कोई इंटरेस्टेड है तो उस नंबर पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं बाकी की डिटेल्स, ओके। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। दी फॉरगॉन कंक्लूजन वॉज दैट द प्रोजेक्ट वुड फेल। इन दिस सेंटेंस फॉरगॉन इज एन। इस सेंटेंस में जो फॉरगॉन है ये क्या है? जिरेंड है, पार्टिसिपल है, इन्फिनेटिव है या फिनिट वर्ब है? क्या है ये बताना, ठीक है। तो फॉरगॉन बताना है कि क्या है। देखिए यहाँ पे जो आपका कंक्लूज़न है, कंक्लूज़न यहाँ पे एक नाउन है, ठीक है। और नाउन की ही विशेषता ये फॉरगॉन बता रहा है, ठीक है। एक नाउन की विशेषता बता रहा है फॉरगॉन। ये फॉरगो वर्ड से बना है। फॉरगॉन जो है ये फॉरगो वर्ड से बना है, ठीक है। फॉरगो वर्ड से बना है। फॉरगो वर्ड अगर हम इसको थर्ड फॉर्म बना दें तो वो उसका क्या हो जाएगा? फॉरगॉन हो जाएगा, ठीक है। फॉरगो को अगर हम इसका थर्ड फॉर्म लगाएं तो फॉरगॉन हो जाएगा। तो यहीं पे ये फॉरगॉन यानी कि थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ है। तो बताना है ये क्या काम कर रहा है। पार्टिसिपल है कि फिनिटिव वर्ब है, या फिर आपका फिनिट वर्ब है, या इन्फिनिटिव है, या पार्टिसिपल है। तो ये पार्टिसिपल है, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। पास्ट पार्टिसिपल ये यूज़ हुआ है यहाँ पे, और ये पास्ट पार्टिसिपल आपका एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, इसलिए ये एक पार्टिसिपल है, ठीक है। तो ये फॉरगॉन कंक्लूजन मतलब क्या होता है? पहले से तय, कोई चीज़ पहले से तय की हुई है, ठीक है। या आप बोल सकते हो कोई चीज़ पहले से तय किया हुआ निष्कर्ष या अनुमानित निष्कर्ष। नेक्स्ट वन पे आएंगे। आइडेंटिफाई द टेंस वर ही टू हैव बीन इन्फॉर्म्ड ही वुड हैव एक्टेड डिफरेंटली। यहाँ पे बताना है कि कौन सा ये टेंस है। पास्ट परफेक्ट है, कंडीशनल परफेक्ट है, या पास्ट एक कंडीशनल है, या फिर हिपोथेटिकल पास्ट है। बताना है यहाँ पे कौन सा आपका यहाँ पे टेंस है। देखिए वर ही टू हैव बीन इन्फॉर्म्ड है, ठीक है। यहाँ पे वर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए वर ही टू हैव बीन इन्फॉर्म्ड, ये एक हिपोथेटिकल कंडीशन को दिखा रहा है। ये जो सेंटेंस है ना एक काल्पनिक स्थिति को दिखा रहा है जो पास्ट में हो सकती है लेकिन हुई नहीं है। जैसे कि वर ही टू हैव बीन इन्फॉर्म्ड, ये एक कंडीशनल सेंस को निकाल रहा है जो असल में नहीं घटी है। और ही वुड हैव एक्टेड ये उसका रिजल्ट बता रहा है। तो यहाँ पे ये हिपोथेटिकल पास्ट हो सकता है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। हिज हिट हर्टो अननोन टैलेंट वॉज रिवील्ड ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन। हिट हर्टो क्या है? एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है। हिट हर्टो क्या है ये बताना है। हिट हर्टो मतलब क्या होता है? अब तक या तब तक। लिख दे रही हूँ मैं, अब तक, या फिर आप लिख सकते हो तब तक, ठीक है। हिट हर्टो। तो यहाँ पे देखिए टैलेंट आपका यहाँ पे नाउन है ना। टैलेंट वॉज रिवील्ड, और अननोन यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का यहाँ पे ये विशेषता बता रहा है, ठीक है। अननोन टैलेंट तो ये तो हो गया टैलेंट का। अननोन टैलेंट ये तो टैलेंट की विशेषता बता रहा है, बट अननोन क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की विशेषता क्या बता रहा है? हिट हर्टो, ठीक है। यहाँ पे जो हिट हर्टो है ना ये अननोन टैलेंट की, जो आपका अननोन टैलेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अननोन की विशेषता बता रहा है हिट हर्टो, ठीक है, जो अननोन को मॉडिफाई कर रहा है। और ये हिट हर्टो ना टाइम को भी बता रहा है, अब तक तब तक, यानी कि टाइम को दिखा रहा है, टाइम को दर्शा रहा है। जब ये टाइम को भी दर्शा रहा है और एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? क्या करता है? एडवर्ब ही करता है ना। एडवर्ब टाइम को दिखाता है, दर्शाता भी है, और ये एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडवर्ब खुद को मॉडिफाई करता है एडवर्ब को भी। चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। स्पेल्ड बताना है एक्विसेंस। एक्विसेंस की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी?
ठीक है। एक्विसेंस, एक्विसेंस, तो यहाँ पे इसकी जो करेक्ट है, एक्विसेंस मतलब होता है बिना किसी बात को ना स्वीकार करना, बिना विरोध के, ठीक है। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी बात को आप क्या कर लिए, स्वीकार कर लिए, सहमति दे दिए बिना विरोध के। तो इसको कैसे करेंगे, मतलब किसी बिना विरोध के किसी बात को स्वीकार करना या सहमति देना। तो एक्वी, पहले हम एक्वी लिखेंगे, ACQUIE, एक्वी। फिर सेंस, SCENCE, ठीक है, एक्विसेंस, ये हो गई इसकी स्पेलिंग। ओके, ACQUIE, ये ध्यान देना यहीं पे गड़बड़ करता है, या फिर SC में गड़बड़ करता है, तो ये SC का ही संयोजन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ACQUIE, SC लाना है हमें, SE कर दिया है, गड़बड़ कर दिया है, ACQUIE SCENCE, ये सही है। बाकी ACQUIES कर दिया है, इसलिए ये गलत हो गया। ACQUIES यहाँ पे भी आपका गलत हो गया है। बाकी यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका B करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये करेक्ट हो जाएगा आपका B। नेक्स्ट पे आएंगे, करेक्ट स्पेलिंग। देखिए जो आपका TGT एग्ज़ाम है ना, वहाँ पे स्पेलिंग लास्ट एग्ज़ाम को अगर हम देखें ना, लास्ट एग्ज़ाम को अगर हम नज़र में रखते हुए चलें, तो वहाँ पे ना करेक्ट स्पेलिंग 11 पूछा था, मतलब 11 बार आपका करेक्ट स्पेलिंग वाला मिस स्पेल्ड वर्ड पूछा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या पता इस बार भी पूछ ले, ठीक है। तो इस पे ज़्यादातर आपने वर्क करना है ग्रामर में। अब वोकेबलरी जो आई थी वो इक्का दुक्का आई थी, ज़्यादा नहीं आया था। एंटोनिम भी एक या दो बार मतलब 1 या 2 बार पूछा था, और जो सिनोनिम है वो भी 1 या 2 बस, लेकिन ये ज़्यादा पूछा था। अब क्या पता है इस बार हो सकता है वोकेबलरी पोर्शन को ज़्यादा बढ़ा दे, ठीक है। तो मतलब ये आपको क्या करना है, इस पर ध्यान देना है, इस पर आपको ध्यान देना ही देना है, ठीक है। अब यहाँ पे बताना है पैराफेरनेलिया, इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, पैराफेरनेलिया। इसको याद कैसे करेंगे, पैरा, सबसे पहले हमको क्या लिखना है, पैरा, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, जो इसका प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ, पैरा, उसके बाद फिर PHER, पैराफेर, फिर नेलिया, NALIA, नेलिया। तोड़ के इसको याद कर सकते हैं, पैराफेरनेलिया, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, किसी विशेष कार्य के लिए कोई आवश्यक वस्तु या उपकरण, ठीक है। इसमें किसका बनेगा, इसमें PH का कॉम्बिनेशन होता है और एलिया का होता है, एलिया लास्ट में, ये ध्यान रखना है। यहीं पे गड़बड़ कर देता है, जब भी स्पेलिंग पूछेगा इसी पे गड़बड़ कर देगा, ठीक है। PH का कॉम्बिनेशन और एलिया का होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा आपका करेक्ट है, पैराफेरनेलिया। पैरा, R को गड़बड़ कर दिया है, पैराफेरनेलिया कर दिया है, मैंने कहा था एलिया का होता है, ठीक है, ये भी गड़बड़ है। तो आपका यहाँ पे A करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। जैसे कोई काम आप करने जा रहे हो, उसके लिए जो ज़रूरी जो चीज़ें होंगी, जो इक्विपमेंट होगा, वो चीज़ें। सेंटेंस बताना है, पंक्चुएट करना है, करेक्ट पंक्चुएट क्या होगा, द रिजल्ट ही सेड आर इनकन्क्लूसिव, हाउएवर फर्दर स्टडी इज़ नीडेड। मैंने बताया था जब भी आपका हाउएवर आता है ना, तो ये बहुत ही ईजी हो जाता है। जब भी सेंटेंस में कहीं पे भी आपका हाउएवर आना, तो ध्यान देना, हाउएवर को हम क्या करते हैं, दोनों तरफ से बंद कर देते हैं, मतलब हाउएवर के इधर भी और फॉरवर्ड और इसका जो बैकवर्ड है, दोनों तरफ इसका कॉमा लगा ही रहेगा। अब वो कॉमा कैसा भी रहे, लेकिन दोनों को तरफ से ये सेंटेंस से अलग रहता है, जो आपका हाउएवर रहता है। तो देखते हैं किसमें आपका इसके दोनों तरफ अगर कॉमा होगा, चाहे वो कॉमा कैसा भी हो, चाहे वो कॉमा हो, चाहे कॉलन लगा हो, चाहे सेमी कॉलन का मार्क लगा हो, मतलब अलग रहेगा सेंटेंस से, ये ध्यान रखना है। तो देखते हैं इसमें, देखिए अलग है, 1 मिनट, इसमें देखिए अलग है, ठीक है, सेंटेंस से, द रिजल्ट ही शेड आर्क इनकन्क्लूसिव, फिर हाउएवर को अलग कर दिया गया है, यहाँ पे सेमी कॉलन का मार्क लगा दिया गया है, यहाँ पे कॉमा का मार्क लगा दिया गया, लेकिन अलग तो है सेंटेंस से। फिर फर्दर स्टडी इज नीडेड, ये कर दिया। अच्छा, इसको होल्ड पे रखते हैं, दूसरा देख लेते हैं, इनकन्क्लूसिव है, हाउएवर फर्दर स्टडी। देखिए हाउएवर को तो एक तरफ से तो कर दिया है कॉमा, लेकिन दोनों तरफ से इसका कॉमा होना चाहिए, वह तो दोनों तरफ से सेंटेंस से अलग रहता है, ये गलत हो गया, ठीक है, उस रूल के हिसाब से तो ये नहीं है। तीसरा देख लेते हैं, आर इनकन्क्लूसिव हाउएवर, ये भी वही किया है, हाउएवर को बस ही देखना है आपने, बाकी का मत देखो। द रिजल्ट ही शेड आर इनकन्क्लूसिव हाउएवर, यहाँ पे तो दोनों तरफ से हाउएवर को नहीं कॉमा किया है, ये भी गलत हो जाएगा। बचा क्या आपका, ए बचा, यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। द रिजल्ट ही सेड आर इनकन्क्लूसिव, उसके बाद आपका यहाँ पे कॉमा लग गया है, फिर यहाँ पे भी कॉमा लगा दिया, फर्दर स्टडी इज नीडेड, ये सही सेंटेंस है। और यहाँ पे ही सेड को भी कॉमा कर दिया गया है, भी ध्यान देना है, ही सेड को भी कॉमा से घेरना ही भी ज़रूरी रहता है,
क्योंकि ये सेंटेंस के बीच में आता है, तो यहाँ पे भी आपको जब भी सेंटेंस के बीच में आए या शुरुआत में तो आपको पता ही है कि कॉमा लगेगा, लेकिन सेंटेंस के बीच में आता है तब भी आपको कॉमा यहाँ पे लगाना है, ठीक है। और हाउएवर से पहले सेमीकोलन और बाद में कॉमा लगाना भी सही है, यानी कि हाउएवर को आपको दोनों तरफ से कॉमा लगाना, उसको अलग करना है सेंटेंस से। नेक्स्ट पे आएंगे, ये भी करना है करेक्ट पंक्चुएट क्या हो जाएगा, डिस्पाइट द कॉम्प्लेक्सिटी नेवरदेलेस दे सक्सीडेड। अब यहाँ पे बताना है कि कौन सा आपका करेक्ट होगा, ठीक है। जैसे आपका हाउएवर था, हमने पढ़ा था ना, हाउएवर जैसे था उसको दोनों तरफ से सेंटेंस में क्या करना है, दोनों तरफ से इसके दोनों तरफ कॉमा लगेगा। जब भी सेंटेंस में ये आएगा इधर भी कॉमा रहेगा इधर भी, यानी कि ये दोनों तरफ से इसके कॉमा रहेंगे, अलग रहेंगे दोनों सेंटेंस, ये हमने पढ़ लिया। उसी तरह एक आपका नेवरदेलेस है, ठीक है। नेवरदेलेस ये एक कंजक्टिव एडवर्ब है जिसे सेंटेंस में क्लियरली रूप से अलग करना आवश्यक होता है। ये भी जब भी सेंटेंस में आए ना तो इसको भी क्या करेंगे, दोनों इसके भी दोनों साइड क्या करना है, कॉमा लगा के इसको भी अलग करना है। इसके दोनों ओर कॉमा लगाए जाते हैं ताकि जो इसका मतलब इसलिए लगाए जाते हैं जो सेंटेंस का जो फ्लुएंसी है, जो अर्थ है, वो दोनों स्पष्ट हो जाते हैं। तो देखते हैं कहाँ पे दोनों तरफ से कॉमा है, वही आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डिस्पाइट द कॉम्प्लेक्सिटी कॉमा लगा हुआ है, फिर नेवरदेलेस फिर कॉमा लगा हुआ है, दे सक्सीडेड, ठीक है, ये करेक्ट होगा। यहाँ पे नेवरदेलेस एक ही सिर्फ सिंगल कॉमा लगा हुआ है, इधर नहीं लगा है इसलिए भी कट जाएगा। यहाँ पे सिर्फ कॉमा लगा इसलिए भी कट जाएगा, यहाँ नहीं लगा है, यहाँ पे तो कॉमा ही नहीं लगा इसलिए भी कट जाएगा। यहाँ पे आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। इस तरह अगर आप पंक्चुएशन पढ़े ना तो हमारा इजी हो जाता है पंक्चुएट करने का। नेक्स्ट पे आएंगे, ही एक्सक्लेम्ड वुड दैट आई हैड द विंग्स ऑफ अ डव, चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन में इसको चेंज करना है, एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी आपका वुड दैट आता है ना, वुड दैट मतलब क्या होता है, ये एक आप बोल सकते हो इमोशनल एक्सप्रेशन है। वुड दैट एक इमोशनल एक्सप्रेशन है विच मीन्स ही विश्ड, जिसका मतलब क्या होता है, विश्ड करना, ही विश्ड। जब भी आपके सेंटेंस में वुड दैट आए ना तो आपको इनडायरेक्ट बनाते समय किस में चेंज करना है, ही विश्ड में चेंज करना है, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपका ही विश्ड होगा वो करेक्ट हो जाएगा। बाकी इधर का जो सेंटेंस है आई हैड द विंग्स टू अ डव, ये जैसे आप सेंटेंस को चेंज करते हो, यानी कि जैसे टेंस को चेंज करते हो, प्रेजेंट है तो पास्ट में कर दोगे, उसको इसी तरह करना है। तो देखते हैं कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा। He exclaimed that he wished he had the wings of a dove, ठीक है। He exclaimed that he wished he had the wings of a dove। बाकी he said that he, देखिए यहाँ पे he wished जहाँ पे होगा वही करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यही इसी जगह पे होना चाहिए, exclaimed तो आ जाएगा, इसकी जगह पे दैट लग गया, सही है। फिर वुड दैट को हम चेंज करके क्या ले आएंगे, ही विश्ड ले आएंगे, ही विश्ड भी सही है। फिर उसके बाद आई को चेंज कर देंगे ही से, यहाँ पे ही आ गया। हैड को चेंज नहीं करना, एज इट इज उतार देंगे, हैड द विंग्स ऑफ द डव, तो यही करेक्ट है। बाकी आप देख सकते हो ये तो इनकरेक्ट है, इसमें विश नहीं चेंज हुआ है, और यहाँ पे विश पहले में लगा दिया है, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ही डिक्लेयर्ड दैट, ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, अगर आपके नरेशन में वुड दैट आता है तो वुड दैट को हम ही विश में चेंज करेंगे, ओके। नेक्स्ट वन है, द ऑफिसर सेड मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस इन योर इंडेवर्स, चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। अब यहाँ पे देखिए मे गॉड ग्रांट, ये पहले तो देखेंगे नरेशन का कौन सा सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ठीक है। नरेशन का कौन सा सेंटेंस है, ऑप्टेटिव। तो ऑप्टेटिव कैसे रहता है, या तो मे यू लिव लॉन्ग, मे से भी स्टार्ट हो सकता है, या तो मे गॉड, उसके आगे गॉड भी लगा दिया जाता है। तो जब भी आपका मे यू लिव लॉन्ग, अगर उसमें गॉड नहीं आ रहा है तो आप मे आ रहा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, तो आप सेड को किस में चेंज कर देते हैं, विश में चेंज कर देते हैं। लेकिन अगर उसके साथ गॉड भी आ गया मे के साथ, तो आप इसका मतलब गॉड से प्रे कर रहे हो, तो हम सेड टू को चेंज कर देंगे प्रेड में, प्रे में चेंज कर देंगे। तो देखिए जहाँ पे अब यहाँ पे सेड को ना हम प्रे में चेंज कर देंगे, उसके बाद इधर वाला सेंटेंस को क्या करेंगे, असर्टिव सेंटेंस बना देंगे, ठीक है। ये है तो आपका मे से स्टार्ट है, यानी कि आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसको क्या कर देंगे, असर्टिव में चेंज कर देंगे। और असर्टिव में जब चेंज करेंगे तो मे का क्या हो जाएगा, माइट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे सेड में स्टार्ट है, ये इसलिए इनकरेक्ट हो गया। ऑफिसर प्रेड दैट गॉड माइट ग्रांट सक्सेस इन इंडेवर्स, ये हो सकता है सही। दूसरा भी देख लेते हैं, विश्ड, यहाँ पे विश्ड, यहाँ पे माइट भी हटा दिया है इसलिए गलत हो जाएगा। टोल्ड वाला इनकरेक्ट है, यही बी करेक्ट हो जाएगा। ऑफिसर ने प्रे किया है दैट गॉड माइट ग्रांट सक्सेस इन इंडेवर्स, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। जब गॉड आए ना तो हम प्रे में चेंज कर सकते हैं उसको, और अदरवाइज आपका विश, अगर वहाँ पे विश होता ना तब भी वो करेक्ट हो सकता था, इतना नहीं है कि गलत हो जाता। सिनोनिम ऑफ इंसोसिएंट, इंसोसिएंट का सिनोनिम क्या होगा, ठीक है। एनेक्सिस है, केयरफ्री है, कंसर्न है, वरीड है,
ठीक है। कंसर्न, वरीड, एनेक्सिस, ये तीनों एक ही मीनिंग निकालता है। यहाँ पे हमको सिनोनिम पूछना है, सिनोनिम। इंसोसिएंट, सिनोनिम बताना है। देखिए एनेक्सिस जो होता है, कंसर्न जो होता है, वरीड होता है, ये सेम मीनिंग निकालते हैं, चिंतित होना। लेकिन जो आपका इंसोसिएंट है ना, इसका मतलब क्या होता है, चिंता रहित, लापरवाह, बेपरवाह, इनडिफरेंट आप बोल सकते हो इंसोसिएंट। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, केयर फ्री हो जाएगा। ये इसका एंटोनिम बन सकता है, इन सभी का एंटोनिम ये इंसोसिएंट बन सकता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इंसोसिएंट मतलब केयर फ्री, लापरवाह, चिंता रहित। बाकी आपके तीनों सिनोनिम उसके बन सकते हैं, ठीक है। बाकी उसका वो सिनोनिम हो जाएगा, मतलब वो उसका एंटोनिम बन सकता है। नेक्स्ट वन है एक्सिक्रेबल। तो एक्सिक्रेबल मतलब क्या होता है, घिनौना, घृणास्पद, घृणित, मतलब बहुत अत्यधिक घृणित या निंदनीय, ठीक है। घिनौना भी बोल सकते हो, घृणित, ठीक है। एक्सिक्रेबल ऑप्शन में एक्सीलेंट है, एडमायरेबल है, एबोमिनेबल है, प्रेज वर्दी है। निंदनीय भी बोल सकते हैं इसको। एक्सिक्रेबल मतलब होता है घृणित या निंदनीय, ठीक है। और तो यहाँ पे इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, एबोमिनेबल हो जाएगा, क्योंकि भाई एक्सीलेंट तो उत्कृष्ट हो गया, एडमायरेबल भी प्रेज वर्दी ही है, प्रेज वर्दी ये तो होगा नहीं, यही बचा एक आपका एबोमिनेबल। इसका भी अर्थ वही होता है, घृणित, अत्यंत बुरा। तो ये दोनों के एक दूसरे के क्या हो गए, सिनोनिम हो गए। नेक्स्ट पे आएंगे सेडुलस। सेडुलस मतलब क्या होता है, सेडुलस मतलब होता है परिश्रमी, मेहनती, आप इसको एसिडुअस बोल सकते हो, डिलीजेंट बोल सकते हो। सेडुलस मतलब परिश्रमी, मेहनती। इसका जस्ट उल्टा बताना, देखिए डिलीजेंट है इसका मतलब इसका सिनोनिम्स है ये। फिर एसिडुअस भी इसके सिनोनिम्स है, इंडस्ट्रियस भी इसकी सिनोनिम्स है। यहाँ पे एंटोनिम पूछ रहा है, ठीक है। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका, इंडोलेंट हो जाएगा। इंडोलेंट मतलब आलसी टाइप का, बहुत लेजी, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे रिकंडाइट का एंटोनिम हमें बताना, ऑब्सक्योर है, प्रोफाउंड है, मैनिफेस्ट है, आर्केन है। रिकंडाइट का करेक्ट एंटोनिम क्या होगा, तो रिकंडाइट मतलब क्या होता है, कठिन, जो गूढ़, मतलब जो समझने में मुश्किल हो, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड ये बोल सकते हो, कठिन, हार्ड, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ओके। तो यहाँ पे ऑब्सक्योर हो गया, प्रोफाउंड हो गया, मैनिफेस्ट हो गया, आर्केन हो गया। तो इसका जस्ट एंटोनिम क्या हो जाएगा, मैनिफेस्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑब्सक्योर, प्रोफाउंड, आर्केन, ये जो ऑब्सक्योर है ये भी वही मीनिंग निकालता है, ठीक है। अनक्लियर ही है तो नहीं समझ में आएगा, ये भी प्रोफाउंड भी वही मीनिंग निकालता है। तो आपका यहाँ पे मैनिफेस्ट करेक्ट हो जाएगा। मैनिफेस्ट मतलब होता है क्लियर, प्रत्यक्ष या इजी टू अंडरस्टैंड, आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, अ पर्सन हु कलेक्ट्स क्वाइन, एक ऐसा व्यक्ति जो क्वाइन को कलेक्ट करता हो। फिलेटलिस्ट है, न्यूमिस्मेटिस्ट है, लेक्सिकोग्राफर है, कार्टोग्राफर है। फिलेटलिस्ट क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो टिकट को कलेक्ट करता हो उसे बोलते हैं फिलेटलिस्ट। लेक्सिकोग्राफर क्या होता है, शब्दकोश बनाने वाला, जो डिक्शनरी को बनाता हो। कार्टोग्राफर जो मानचित्र बनाता हो उसे बोलते हैं। यहाँ पे जो क्वाइन को कलेक्ट करता है वो न्यूमिस्मेटिस्ट हो गया, वह व्यक्ति जो सिक्कों को संग्रह करता है या फिर उसका अध्ययन करता हो उसे न्यूमिस्मेटिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट पे आएंगे, द एक्ट ऑफ इंटेंशनली डिस्ट्रॉइंग रिलीजियस आइकन्स एंड अदर सिम्बल्स आर मोनूमेंट्स, ठीक है। इंटेंशनली क्या करते हो, यहाँ क्या पूछा जा रहा है, कोई आपका रिलीजियस आइकन्स है, कोई धार्मिक मूर्तियाँ हैं या कोई सिंबल्स हैं यानी कि प्रतीकों, या मोनूमेंट्स यानी कि वही धार्मिक मूर्तियाँ, रिलीजियस आइकन्स यानी कि धार्मिक मूर्तियाँ हो गई, प्रतीकों या रूढ़ियों को जानबूझकर तोड़ना या उनका विरोध करना, उसे क्या बोलेंगे, सैक्रिलेज, ब्लेस्फेमी, आइकोनोक्लाज्म या फिर डेसिक्रेशन, क्या बोलेंगे। तो ये याद रखना है, जो जानबूझ के धार्मिक मूर्तियों को, प्रतीकों को, रूढ़ियों को जानबूझकर तोड़ना या उनका विरोध करता है उसे क्या बोलते हैं, आइकोनोक्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। ये धार्मिक, सांस्कृतिक, वैचारिक विरोध का प्रतीक है, आइकोनोक्लाज्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे, एक मिनट, ठीक है। तो आइकोनोक्लाज्म में क्या होता है, मूर्ति भंजन करना,
ठीक है। ये आइकोनोक्लाज्म जो है, ये आइकोनोक्लास्ट, ये एक ग्रीक शब्द है। ग्रीक शब्द आइकोनोक्लास्ट से आया है, विच मीन्स मूर्ति भंजक या छवि को तोड़ना। और आज के रेफरेंस में अगर देखा जाए तो आइकोनोक्लाज्म का अर्थ होता है किसी स्थापित धर्म, कोई हो गया, कोई विश्वास हो गया या कोई प्रथा हो गई, उसका विरोध करना या उसे नष्ट करने का प्रयास करना, ये हो गया आपका आइकोनोक्लाज्म। ठीक है, वो हो गया आपका आइकोनोक्लाज्म। और सैक्रिलेज क्या होता है? कोई पवित्र अस्तु, मतलब कोई पवित्र चीज़ है, कोई पवित्र वस्तु है या कोई पवित्र स्थान है, उसका अपमान करना, उसको क्या कर देना? अपवित्रीकरण कर देना। ठीक है, मतलब किसी पवित्र या पवित्र माने जाने वाली वस्तु का उल्लंघन करना। ठीक है, उसका इस तरह व्यवहार करना बिना सम्मान का, उसे सैक्रिलेज कहेंगे। ब्लास्फेमी क्या होता है? ईश्वर की निंदा करना, ईश निंदा बोलते हैं इसको, ईश्वर की निंदा करना। ठीक है, मतलब अब गॉड या रिलीजन के बारे में कोई ऑफेंसिव चीज़ें कहना, इसी को कहा जाता है ब्लास्फेमी। और इसका भी मतलब होता है अपवित्रीकरण करना। ठीक है, ये तीनों बहुत पूछा जाता है, तो तीनों को बस ध्यान में देखना है कि क्या क्या चीज़ें हैं। आइकोनोक्लाज्म में कोई प्रथा वगैरह हो गई, धार्मिक चीज़ें हो गई। मूर्ति भंजक यानी कि मूर्ति वगैरह तोड़ना, कोई प्रथा हो गई उसको तोड़ने की बात करना, ख़त्म करने की बात करना। और ब्लास्फेमी जो है वो ईश्वर की निंदा करना, गॉड या रिलीजन के बारे में कोई ऑफेंसिव बात कहना, ईश्वर की निंदा करना, उल्लंघन करना। और आपका सैक्रिलेज होगा कोई पवित्र स्थान हो गई, कोई पवित्र माने जाने वाली कोई वस्तु हो गई, उसका उल्लंघन करना। तीनों कहीं ना कहीं एक ही जैसा लग रहा है। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट वन है टू थ्रो कोल्ड वाटर ऑन मीन्स। ये बताना है कि टू थ्रो कोल्ड वाटर मतलब क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? किसी योजना, कोई योजना हो गई, कोई प्रस्ताव हो गया, मतलब कोई अगर योजना है, कोई प्रस्ताव है, हाँ, कोई प्रपोजल है या कोई उत्साह को हतोत्साहित करना। जैसे कोई अच्छा विचार दे रहा है, जैसे कोई आपको अच्छा विचार दे रहा है, अच्छा समझा रहा, आप उसे नेगेटिव में टिप्पणी देकर ठंडा कर दो। कोई आपको अच्छा विचार दे रहा है, आप उसे क्या कर दो? नेगेटिव वे में एक टिप्पणी कर दो, ठंडा कर दो। उसे ही कहा जाता है टू डिस्करेज करना। बेचारा कोई स्पीच अच्छे से दे रहा है, समझा रहा है आपको, आप उसको नेगेटिव कमेंट करके ठंडा कर दो, यानी कि उसको डिस्करेज कर दो। नेक्स्ट पे आएंगे, हरक्यूलियन टास्क मतलब क्या होता है? ये एक यूनानी पौराणिक हीरो है हरक्यूलिस, उसी के नाम पर ये बेस्ड है, जिसे अत्यंत कठिन कार्य करने का मतलब बहुत अधिक, ये यूँ बोले कि बहुत अत्यंत कठिन काम करने पड़ते थे, इसलिए हरक्यूलियन टास्क का अर्थ होता है अत्यंत कठिन काम या कोई असाधारण प्रयास वाला काम। ठीक है, हरक्यूलिस के नाम पर ये पड़ा है, जिसे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था, कठिन काम करना पड़ता था, तो अब वेरी डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा। तभी तो कहते हैं ये तो बहुत हरक्यूलियन टास्क है ये। ठीक है, तो यहाँ पे अब वेरी डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा। मोडस ऑपरेंडी मतलब क्या होता है? मोडस ऑपरेंडी, तो ये एक लैटिन फ्रेज़ है, मोडस ऑपरेंडी, जिसका मतलब क्या होता है? कार्य करने का विशेष तरीका या प्रणाली, कोई भी काम करने का एक अलग तरीका, खासकर कोई क्रिमिनल हो गया, कोई पेशेवर हो गया, उसके कार्य करने का ढंग। तो यहाँ पे मेथड ऑफ ऑपरेटिंग, किसी भी काम को करने के लिए उसका तरीका कैसा होना चाहिए। जैसे किसी का मर्डर ही करना हो गया, तो कितने अच्छे तरीके से, कोई प्रोफेशनल किलर जो है ना, वो कितने अच्छे तरीके से करता है, आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा, तो वो तरीका हो गया। वट एवर ही शेड आई डिसएग्रीड विद इट, वट टाइप ऑफ क्लॉज वट एवर ही शेड, ये किस टाइप का क्लॉज है ये बताना है। एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो यहाँ पे क्या करा? वॉट एवर ही शेड, जो कुछ उसने कहा, जो कुछ उसने कहा। वॉट, क्या कहा? वॉट से आप क्वेश्चन कर रहे हो, क्या कहा, तो उस पर जवाब मिल रहा है आई डिसएग्रीड विद इट, मैं उससे क्या हूँ? डिसएग्री करता हूँ। तो यहाँ पे वॉट का जवाब मिल रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? वॉट से आप क्वेश्चन करोगे, जवाब मिल जाएगा, तो ये आपका जो क्लॉज है ये आपका नाउन क्लॉज है। वॉट एवर ही शेड ये आपका नाउन क्लॉज है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आई डिसएग्रीड विद इट, तो ये आपका नाउन क्लॉज है। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। ही स्पोक विथ सच eloquence that everyone was moved. What type of clause is that everyone was moved? ये किस टाइप का क्लॉज है? that everyone was moved. He spoke with such eloquence. ठीक है, यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से बोला, है ना, बहुत सच eloquence के साथ उसने बोला कि सभी लोग क्या हो गए? मूव्ड हो गए, प्रभावित हो गए। तो यहाँ पे क्या है? वो कैसे बोला? बहुत ही सच eloquence के साथ बोला, स्पोक, सभी लोग क्या हो गए? मूव्ड हो गए, प्रभावित हो गए। ठीक है,
तो यहाँ पे दोनों जगह, यहाँ पे अगर इधर से क्वेश्चन करेंगे तब भी ये वर्ब पे ही आ रहा है, इधर से क्वेश्चन करेंगे तब भी वर्ब पे ही आ रहा है। दैट एवरीवन वाज मूव्ड, कि सभी लोग क्या हो गए, प्रभावित हो गए। क्यों हो गए? बिकॉज उसने बहुत अच्छे तरीके से बोला। तो दोनों ही तरफ क्या है, यहाँ पे वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब पे जोर दिया जा रहा है ना। सभी लोग क्या हो गए, वो हो गए, मूव्ड हो गए, प्रभावित हो गए, क्योंकि उसने अच्छे से बोला। तो यहाँ पे स्पोक को मॉडिफाई किया जा रहा है। अब वो ये स्पोक क्या है, वर्ब है, और वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है, एडवर्ब क्लॉज करता है। नेक्स्ट पे आएंगे, यहाँ पे ग्रामेटिकली करेक्ट आंसर हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। फिनोमेना इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, फिनोमेनाज आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स, फिनोमेनन आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स, फिनोमेना आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स। तो कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा, फिनोमेना। देखिए जो आपका फिनोमेना है ना, ठीक है, इसको देख लेते हैं। फिनोमेना, फिनोमेना, ठीक है। फिनोमेना ये प्लूरल है, ठीक है। इसका सिंगुलर क्या होगा, फिनोमेनन। इसका सिंगुलर क्या होगा, फिनोमेनन। ये सिंगुलर है, और ये सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, और ये प्लूरल है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। अगर ये सब्जेक्ट में एज ए सब्जेक्ट बन के आ रहा है तो, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट में सेंटेंस में ये सब्जेक्ट बन के आया है, तो फिनोमेना ये तो प्लूरल है, इसके साथ प्लूरल वर्ब आना चाहिए, इसलिए ये कट गया। फिनोमेनाज नहीं होता, क्योंकि भाई यहाँ पे बांट दिया गया है। फिनोमेना ये प्लूरल ही है, फिनोमेनन ये सिंगुलर है। फिर तीसरा क्या है, फिनोमेनन आर, फिनोमेनन तो कर दिया है यहाँ पे, बट ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, इसलिए ये भी कट गया। फिनोमेनन दिया है, फिनोमेना ये प्लूरल है, प्लूरल वर्ब भी दिया है, ये करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस बताना है, इसमें कौन सी आपकी करेक्ट सेंटेंस है। तो ये हमने पढ़ा था ना कि अगर आपकी बी की फॉर्म के बाद, जो बी की फॉर्म आती है, बी फॉर्म के बाद, अब बी की फॉर्म आपकी इज एम आर हो गया, इज एम आर हो गया, या फिर आपका वॉज वर हो गया, वॉज वर हो गया, विल बी शैल बी हो गया, ये सब क्या है, आपके बी की फॉर्म है। और बी की फॉर्म के बाद अगर आपका प्रोनाउन आता है, अगर आपका प्रोनाउन आता है तो प्रोनाउन कौन सा फॉर्म आएगा, प्रोनाउन का सब्जेक्टिव फॉर्म आएगा। प्रोनाउन का कौन सा फॉर्म, सब्जेक्टिव फॉर्म, ठीक है। तो देखते हैं हम, इट इज़ देम, इट इज़ आया, यहाँ पे बी की फॉर्म आई है, उसके बाद आपका प्रोनाउन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने कहा कि सब्जेक्टिव फॉर्म, यानी कि सब्जेक्ट आना चाहिए, प्रोनाउन का वो सब्जेक्ट। अब यहाँ पे देम आया हुआ है, इसलिए ये कट गया। इट इज़ दे, ठीक है, इट इज़ दे, यहाँ पे दे आया हुआ है, बी की फॉर्म के बाद दे आया है, और दे प्रोनाउन आया है, तो प्रोनाउन का ये सब्जेक्टिव केस है बिल्कुल। इट इज़ दे हुम नहीं आएगा, इट इज़ देम ये भी कट जाएगा। यहीं पे गलत, यहीं पे सही है आपका, इट इज़, बी की फॉर्म के बाद आपका प्रोनाउन आया, और प्रोनाउन किस फॉर्म में आया है, सब्जेक्टिव फॉर्म में आया है। उसके बाद आपका हु आता है, रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन जैसे क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन या प्रोनाउन आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपनी वर्ब रखते हैं। तो यहाँ पे दे आपका प्लूरल है, तो वर्ब भी यहाँ पे प्लूरल होगा, सो बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस, रीअरेंज करना है, इसमें कौन सा सेंटेंस आपका करेक्ट है, सॉरी PQRS वाला है, बताना है कौन सा पहले आया था। द एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट वॉज डिस्कवर्ड इन हिडन चैम्बर, इट कंटेन्ड वैल्यूएबल इंसाइट इनटू अ सिविलाइजेशंस हिस्ट्री, स्कॉलर्स वर एक्साइटेड बाय द फाइंड, दे बिगिन टू डिसिफर इट्स इंट्रिकेट सिंबल्स। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आएगा क्या, सबसे पहले देखिए यहाँ पे देखिए, पहला देखते हैं पी का, द एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट वॉज डिस्कवर्ड, जो एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट है उसको डिस्कवर किया गया था इन अ हिडन चैम्बर, एक हिडन चैम्बर में। सबसे पहले यही हुआ होगा भाई, क्योंकि पांडुलिपि की क्या हुई है, खोज होती है यहाँ पे, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट एक पुरानी पांडुलिपि है, उसकी खोज हुई है हिडन चैम्बर में, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, इट कंटेंट वैल्यूएबल इंसाइट इनटू द सिविलाइजेशन हिस्ट्री, कि स्कॉलर्स वर एक्साइटेड बाय द फाइंड। भाई खोज हुई है, खोज के बाद तो मिला होगा ना उस चीज़ को, तो स्कॉलर्स को ही मिला होगा, वही लोग खोज रहे हैं, तो उनको मिला तो वो क्या हो गए, एक्साइटेड हो गए। यानी कि सबसे पहले ये आएगा, फिर देन आर आएगा आपका, स्कॉलर्स वर एक्साइटेड फायदा पानी, ये चीज़ पा कर वो क्या हो गए, बहुत एक्साइटेड हो गए हैं, ठीक है। विद्वान उत्साहित होते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसमें बहुत सारी यहाँ पे देखेंगे, अब जब उसके बाद डिस्कवर कर लिए हैं, मिल गए हैं, वो बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं। अब देख रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उस मैन्युस्क्रिप्ट में वो क्या चीज़ मिलता है, वैल्यूएबल इंसाइट इनटू द सिविलाइजेशन हिस्ट्री उसमें मिल रही है, उसमें ऐतिहासिक जानकारी रहती है उस मैन्युस्क्रिप्ट में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, दे बिगिन टू डिसिफर इट्स इंटेरिकेट सिम्बल्स,
वो चिन्हों को पढ़ना शुरू करते हैं। उसमें जो चिन्ह दिए गए हैं, हिस्ट्री के सिविलाइजेशन के बारे में जो बात हुई है, वो उन चिन्हों को, उन सिंबल्स को पढ़ने लग जाते हैं, उन चिन्हों को वो पढ़ने लग जाते हैं। तो इसके बाद ये आएगा, बट क्या हुआ तब आपका PRQS हो जाएगा। ठीक है, PRQS, तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, PRQS। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। अरेंज द सेंटेंस। यहाँ पे भी लॉजिकल सीक्वेंस हमें दिखाना। डिबेट वॉज हीटेड एंड इंटेंस, ईच साइड प्रेजेंटेड कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट, द ऑडियंस लिसन अटेंटिवली, द मॉडरेटर स्ट्रगल टू मेंटेन ऑर्डर। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले यही स्टार्ट है। देखिए, डिबेट वॉज हीटेड एंड इंटेंस, जो डिबेट है ना, डिबेट शुरू हो रही है, बहस का यहाँ पे प्रारंभ हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, जब बहस कोई भी आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होती है तो ईच साइड प्रेजेंटेड कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट, हर कोई क्या करने लग जाता है, अपना अपना तर्क देने लग जाता है। तो प्रत्येक साइड यानी कि हर कोई, दोनों पक्ष क्या करने लग जा रहे हैं, आर्ग्यूमेंट देने लग जा रहे हैं। ये पहला है, ये दूसरा है, यानी कि एकदम सीक्वेंस है। उसके बाद जब यहाँ पे बहस शुरू हुई, यहाँ पे दोनों पक्ष क्या कर रहे हैं, तर्क दे रहे हैं। अब इस चीज़ को क्या कर रही है ऑडियंस, ध्यान से सुन रही है। द ऑडियंस लिसन अटेंटिवली। जैसे आपने बहस टीवी में देखी होगी या मोबाइल में देखते होंगे, तो वहाँ पे देखते होंगे दोनों लोग पक्ष में पहले बहस शुरू होती है, फिर दोनों लोग क्या करते हैं, पक्ष अपना अपना तर्क देते हैं दोनों पक्ष के। और इसमें ऑडियंस क्या करती है, बहुत केयरफुली सुनती है। और जो मॉडरेटर होता है, जो संचालक होता है, वो उस मेंटेन ऑर्डर को, उस अनुशासन बनाए रखने में कठिनाई महसूस करता है। ये सिंपल था, PQRS, ये सही हो जाएगा, PQRS, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे। यहाँ पे बताना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। दे से ही इज़ अ स्पाई, दे से ही इज़ अ स्पाई, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। ही इज सेड दैट ही इज़ अ स्पाई, इट इज़ सेड दैट ही इज़ अ स्पाई, कि ही इज़ सेड टू बी अ स्पाई, कि इट इज़ सेड ही इज़ अ स्पाई। ठीक है, यहाँ पे बताना है कौन सा आपका पैसिव वॉइस होगा। देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा, दे से ही इज़ अ स्पाई, इसमें ना ये इम्पर्सनल पैसिव बनाना होता है। इस टाइप में इम्पर्सनल पैसिव है, तो पैसिव वॉइस में हम कैसे बनाएंगे, ही इज सेड, दे से कहा जाता है ना, दे कहते हुए कहते हैं कि ही इज़ अ स्पाई, वह स्पाई है, तो ऐसा कहा जाता है, ही इज सेड, ऐसा कहा जाता है, ही इज सेड टू बी अ स्पाई, तो यहाँ पे टू बी अ स्पाई करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ही इज सेड टू बी स्पाई, ये सही है, क्योंकि से को क्या किया गया है, पैसिव वॉइस में हम से को क्या कर दिया गया है, यहाँ पे इज सेड में चेंज कर दिया गया है, और बाकी के जो सेंटेंस को हम यहाँ पे टू बी अ स्पाई कर दिए हैं, यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। इसका भी इसको एक्टिव वॉइस में करना है। लेट द ट्रूथ बी टोल्ड, ठीक है, तो इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा, टेल द ट्रूथ, है ना, ये तो इजी था, टेल द ट्रूथ, ये तो वही रूल फॉलो कर दिया ना, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही ना रूल है। लेट है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर बी है, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट वन है आपका, ही इज़ ऑब्लिवियस डैश द डेंजर, टू ऑफ विद या इन, तो ऑब्लिवियस के साथ सही प्रीपोजिशन क्या लगेगा, टू लगेगा, जो ये दिखा रहा है कि वो खतरे से अनजान है, तो ऑब्लिवियस टू होगा, टू करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे, यहाँ पे भी करेक्ट प्रीपोजिशन फिल करना है। द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट इज प्रेडिकेटेड डैश थ्रू प्लानिंग, यहाँ पे क्या होगा, ऑन, अपॉन, विद या एट, तो यहाँ पे देखिए आपका प्रेडिकेटेड ऑन हो जाएगा, किसी चीज़ पर आधारित होना, जैसे कि द थ्योरी इज प्रेडिकेटेड ऑन एम्पेरिकल डाटा, तो प्रेडिकेटेड ऑन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करेक्ट प्रीपोजिशन फिल करना है। ही इज़ इम्ब्यू डैश अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी, इसमें बताना है कि कौन सी आपकी प्रीपोजिशन आएगी, इम्ब्यू, विद, इन, ऑफ, फॉर, तो इम्ब्यूड विद हो जाएगा। ठीक है, इम्ब्यूड विद मतलब क्या होता है, किसी भावना या गुण से पूर्ण रूप से प्रभावित होना, किसी की भावना, मतलब कोई भावना हो गई, कोई गुण हो गया, उससे क्या करना, पूरी तरह से प्रभावित होना। जैसे सी इज़ इम्ब्यूड विद पेट्रियोटिज्म, तो इम्ब्यूड विद होता है किसी की भावना से पूरी तरह से प्रभावित होना, या किसी के गुण से पूरी तरह से प्रभावित होना। जैसे कि पेट्रियोटिज्म है, जो देशभक्त हैं, देश के लिए लड़ाई लड़ते हैं, तो हम भी क्या होते हैं, उनके गुण से पूरी तरह से वो हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, तो इम्ब्यूड विद। टू फॉब ऑफ मीन्स क्या होता है, टू एक्सेप्ट, टू डिसीव बाय गिविंग समथिंग इन्फीरियर, टू इम्प्रूव या अंडरस्टैंड। ये बहुत अच्छा मुहावरा है, बहुत अच्छा इडियम है, जिसका मतलब होता है किसी को धोखे से सस्ता या नकली या कमतर चीज देकर टालना,
धोखे से किसी को सस्ता या नकली सामान दे देना, या कमतर कोई चीज़ है देकर टाल देना। तो टू डिसीव बाय गिविंग समथिंग, कुछ भी देना, धोखे से कुछ भी देना जो कि इन्फीरियर हो। ठीक है, जैसे शॉपकीपर ट्राई टू फॉब मी ऑफ विद अ फेक प्रोडक्ट। शॉपकीपर ने क्या किया, मुझे फेक प्रोडक्ट देकर क्या करना चाह रहा था, धोखे से मुझे फेक प्रोडक्ट दे रहा था। ठीक है, कोशिश कर रहा था। चलिए, तो यहाँ पे याद रखना है कि धोखे से कोई भी फेक प्रोडक्ट, मतलब धोखे से कोई चीज़ देना। टू ग्लास ओवर, टू ग्लास ओवर मीन्स क्या होता है, टू डिनाई, टू ट्रीट लाइटली, टू रिजेक्ट, टू कंफर्म। टू ग्लास ओवर किसी गंभीर या नकारात्मक बात को सतही रूप से प्रस्तुत करना, या फिर आप यूँ बोल सकते हो हल्के में लेना। कोई सीरियस बात है उसको क्या करो आप, या कोई नकारात्मक चीज़ है उसको क्या करो, बहुत हल्के में लेना। तो टू ट्रीट लाइटली हो जाएगा। जैसे कि रिपोर्ट, जो रिपोर्टर होते हैं, सॉरी, द रिपोर्ट ग्लॉस्ड ओवर द रियल इशू। ठीक है। टू नकल डाउन मतलब क्या होता है, टू अवॉइड, टू वर्क सीरियसली, टू क्रिएट प्रॉब्लम, टू सॉल्व प्रॉब्लम। टू नकल डाउन मतलब होता है, जिसका अर्थ होता है किसी काम पर गंभीरता से ध्यान देना या पूरी लगन से लग जाना। जैसे इस समय आप हो गए हो अपने एग्ज़ाम के लिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, ही फाइनली नकल डाउन टू हिज स्टडीड बिफोर द एग्ज़ाम। आप इस समय क्या हो गए, नकल डाउन हो गए हो, यानी गंभीरता से अपने काम में लग गए हो। तो टू वर्क सीरियसली, गंभीरता से अपने पढ़ाई में लग गए हो। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, बेस्ट कंप्लीट द सेंटेंस। इसमें फिल करना है, क्या आएगा, हिज डैश प्रोनाउंसमेंट्स या प्रोनाउंसमेंट्स वर मेट विद स्केप्टिसिज्म। इनोक्यूअस है कि इनकॉन्ट्रोवर्टिबल है, या फिर प्रीसम्पचुअस है कि इंजीनियस है। बताना है यहाँ पे क्या आपका आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ना, यहाँ पे आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रीसम्पचुअस हो जाएगा। हिज, जो आपका हिज प्रीसम्पचुअस प्रोनाउंसमेंट वर मेट विद स्केप्टिसिज्म। ऐसे स्टेटमेंट जो अत्यधिक आत्मविश्वासी से भरे हो, दूसरों की सीमाओं का ध्यान न रखते हो। ठीक है, ये ऐसा स्टेटमेंट है आपका प्रीसम्पचुअस। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे प्रीसम्पचुअस प्रोनाउंसमेंट्स का मतलब यही होता है, एक ऐसा स्टेटमेंट जो आत्मविश्वास से तो भरा हो लेकिन दूसरों की सीमाओं पर ध्यान रखता हो, मतलब उसके अत्यधिक आत्मविश्वासी बोल सकते हो। उसके अत्यधिक आत्मविश्वासी स्टेटमेंट को संदेह की दृष्टि से देखा गया। ठीक है, आप इस तरह बोलते हैं, द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट हैज़ पास द एग्जाम। एरर बताना है, कहाँ पे एरर है, द मेजॉरिटी हैज़ या पास्ड। देखिए यहाँ पे मेजॉरिटी की बात हुई है, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट की जो मेजॉरिटी है, ज़्यादातर मेजॉरिटी क्या हो गए हैं, एग्जाम में पास हो गए हैं। तो भाई ये कलेक्टिव नाउन है, लेकिन यहाँ पे प्लूरल का सेंस निकल रहा है, क्योंकि ऑफ द स्टूडेंट्स की बात हुई है, प्लूरल का सेंस निकल रहा है। ठीक है, यहाँ मेजॉरिटी देख कर तो हम लगाएंगे नहीं, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उसकी ज़्यादा मेजॉरिटी की बात हो रही है, ज़्यादा लोग एग्जाम में पास हो गए हैं, जो कि प्लूरल है, इसलिए हमें यहाँ पे हैज़ नहीं लगाना है, हैव लगाना है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस पूछा जा रहा है। जब भी आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस एक ही में पूछा जाए ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस, तो ये ध्यान रखना है, कंपाउंड आपका कम से कम कॉम्प्लेक्स एक होना चाहिए, एक आपकी डिपेंडेंट क्लॉज होनी चाहिए, और एक से दो या दो से अधिक आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज होनी चाहिए उसमें, वही आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। जैसे कि ही रैन क्विकली एंड कॉट द बस, इसमें देख लिए दो ही आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसमें आपका डिपेंडेंट क्लॉज नहीं है, सो ये नहीं होगा। द बर्ड sang एंड सन, ये भी आपका दो ही इंडिपेंडेंट है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ऑल्दो ही वॉज टायर्ड, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। देन ही फिनिश्ड हिज वर्क, ये आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। एंड देन ही वेंट होम, ये भी आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी कि एक आपका डिपेंडेंट क्लॉज सॉरी एक आपका डिपेंडेंट क्लॉज है और एक से अधिक आपकी ये जो है ये आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये दोनों। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। नेक्स्ट वन पे आएंगे, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हैड ही डैश द ट्रूथ ही वुड हैव एक्टेड डिफरेंटली। यहाँ पे बताना है कि किस पार्ट में करेक्ट हमें वर्ब की फॉर्म भरनी है। देखिए ही वुड हैव एक्टेड यानी कि वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये आपका कंडीशनल सेंटेंस का टाइप 3 है। जैसे आपका इफ़ से स्टार्ट हो रहा हो, इफ़ प्लस
आपका जो जैसे आपका स्टार्ट हो रहा हो इफ प्लस आपका हैड, देन इसमें क्या आ जाएगा वुड हैव, ठीक है। तो ये कंडीशनल टाइप 2 का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड से स्टार्ट है, यहाँ पे ये इन्वर्जन कर दिया है, एक मिनट, ठीक है, ये इन्वर्जन कर दिया, इसका मतलब होता है इफ़। अब यहाँ पे इन्वर्जन कर दिया, यहाँ पे क्या आएगा, हैड ही नोन, द ट्रुथ होगा कि न्यू होगा कि नोविंग होगा कि टू नो हो जाएगा, तो हैड ही नोन हो जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा ना, हैड के साथ कौन सी फॉर्म आ जाती है, थर्ड फॉर्म आती है, बस इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, यहाँ पे भी इडियम बनाना, टू ड्रॉ और लॉन्ग बो, इसका इडियम क्या है जल्दी जल्दी कर लेते हैं। टू ड्रॉ और लॉन्ग बो मीन्स क्या होता है, ये भी एक फ्रेज़ है, सॉरी इडियम है, विच मीन्स किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना या अतिशयोक्ति करना। टू ड्रॉ और लॉन्ग बो, जैसे कोई बात, जैसे कि मैंने कहा डोंट ड्रॉ लॉन्ग बो वाइल नरेटिंग ए स्टोरी, चाहे मैं ही हूँ, अपने पे ही ले लूँ, मैं समझाते वक्त क्या करती हूँ, बहुत बढ़ा चढ़ा के समझाती हूँ जो जिससे आप बोर भी हो जाते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू एग्जैजरेट, ठीक है, जैसे कोई स्टोरी है उसको बढ़ा चढ़ा के कहना, लेकिन मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलती, है ना। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे, चूज द वर्ड दैट बेस्ट फिट्स हिज डैश रिमार्क्स वर कंसिडर्ड ऑफेंसिव, इसमें बताना है सही आपका वर्ड फिट करना है, कौन सा बेस्ट वर्ड होगा, बिनाइन होगा, विटुप्रेटिव होगा, एमिकेबल होगा, प्लेसिड होगा। यहाँ पे क्या होगा, रिमार्क की बात हो रही है तो बिनाइन या विटुप्रेटिव या एमिकेबल, एमिकेबल फ्रेंडली होता है, प्लेसिड क्या होगा, तो यहाँ पे रिमार्क की बात हो रही है, वर्ड कंसिडर ऑफेंसिव, उसका जो रिमार्क है ना मुझे कैसा लगा, बहुत ऑफेंसिव लगा। अब यहीं पे आपको समझिए नेगेटिव है ना, नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो यहाँ पे जो रिमार्क होगा ना वो भी नेगेटिव सेंस ही होगा, तो यहाँ पे विटुप्रेटिव हो जाएगा। विटुप्रेटिव मतलब गाली गलौज या अत्यधिक आलोचनात्मक शब्द वाला, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑफेंसिव रिमार्क के साथ सही बैठ रहा है, यहाँ पे ऑफेंसिव यही हो जाएगा, विटुप्रेटिव करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट बताना है, कौन सा सेंटेंस है जो आपका ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। पब्लिक इज कंसर्न अबाउट द इशू, पब्लिक आर कंसर्न अबाउट द इशू, पब्लिक हैज़ एक्सप्रेस्ड कंसर्न, ऑल आर करेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पब्लिक, यहाँ पे देखिए पब्लिक जो है ना ये भी कलेक्टिव नाउन है, तो जब कलेक्टिव नाउन है अगर इसमें बात हो रही हो, किसका जो पब्लिक है वो इशू की बात कर रहा ना, पब्लिक जो है एक कलेक्टिव नाउन है और ये एक वचन में होता है, जैसे यहाँ पे द पब्लिक इज कंसर्न अबाउट द इशू, तो यहाँ पे आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। द पब्लिक इज कंसर्न अबाउट द इशू, जो पब्लिक है ना वो इशू, कोई इशू होगा उस पर कंसर्न है, एक ही चीज़ पे जो एक ही चीज़ पे होगा कोई इशू होगा उसी इस पे पूरी पब्लिक क्या है, कंसर्न है, यहाँ पे इसलिए इज लगा देंगे। नेक्स्ट पे आएंगे परशे, परशे बहुत अच्छा है, ये परशे ये आपका जो फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। परशे मीन्स क्या होता है, बाई चांस, बाई इटसेल्फ, बाई डिज़ाइन, बाई लॉ, तो ये याद रखना है। परसे एक लैटिन फ्रेज है विच मीन्स स्वयं में, हिंदी लिख दे रही हूँ मैं, विच मीन्स स्वयं में, या फिर आप बोल सकते हो अपने आप में, अपने आप में, तो बाई इटसेल्फ करेक्ट हो जाएगा। जैसे मैंने कहा द आइडिया पर से इज़ नॉट बैड, इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज़ द प्रॉब्लम, मतलब जो आइडिया है ना वो अपने आप में बुरा नहीं है, हम इस तरह बोल सकते हैं द आइडिया, ठीक है, द आइडिया कॉमा लगा देंगे, पर से फिर कॉमा इज़ नॉट बैड, फिर आपका फिर आगे है इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज़ द प्रॉब्लम। अब यहाँ पे जो आइडिया है ना वो अपने आप में बुरा नहीं है, ये पर से यहाँ पे स्वयं में अपने आप में निकाल रहा है, बाय इटसेल्फ। नेक्स्ट पे आएंगे, वन वर्ड बताना है, अ पर्सन हु इज एक्सेसिवली कंसर्न विद माइनर डिटेल्स और रूल्स, एक ऐसा व्यक्ति ना जो छोटे छोटे डिटेल्स या छोटे छोटे नियम पे भी चिंता रहित होता है, मतलब चिंता करता है। ऐसा व्यक्ति जो छोटे छोटे नियमों या तथ्य हो गए या कोई विवरण को लेकर बहुत अधिक चिंता करता है, अक्सर ज्ञान का दिखावा करता है, उसे क्या बोलेंगे, प्रैग्मेटिस्ट या पेडेंट, साइकोफेंट या फिर आइकोनोक्लास्ट, तो पेडेंट बोलेंगे ऐसे को। ये क्या करेंगे, छोटी छोटी गलतियां भी निकाल देंगे, जो माइनर डिटेल्स होंगे या नियम होंगे ना उनके लिए भी ये चिंतित होते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, पेडेंट कहेंगे। विच सेंटेंस यूजेज एन एब्सोल्यूट फ्रेज करेक्टली, बताना है इस पूरे सेंटेंस में कहाँ पे एब्सोल्यूट फ्रेज का सही यूज़ हुआ है। एब्सोल्यूट फ्रेज क्या होता है, ये हमने पढ़ा था ना, एब्सोल्यूट फ्रेज एक आपका स्वतंत्र फ्रेज होता है, इसे हम इंडिपेंडेंट फ्रेज कहते हैं। ये अपने आप में क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ये ध्यान रखना है। हिंदी में बोलेंगे स्वतंत्र फ्रेज होता है जो मेन सेंटेंस में जानकारी को जोड़ता है,
जो मुख्य जो वाक्य होता है उसमें जानकारी को जोड़ता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जैसे यहीं पे देख ले, ही रैन क्विकली टू कैच द बस, ही रैन क्विकली द बस हैविंग लेफ्ट। इसमें बताना है कहाँ पे एब्सोल्यूट फ्रेज का करेक्ट यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ही रैन क्विकली टू कैच द बस, ही रैन क्विकली, मैंने कहा था कि इंडिपेंडेंट फ्रेज होता है, जिसमें देखेंगे इंडिपेंडेंट होगा वही होगा। टू कैच द बस ये तो नहीं है, ये मेन क्लॉज है। हाँ, ही रैन क्विकली ये मेन क्लॉज है, ये नहीं हो सकता। इधर वाले में आप बता सकते हो। टू कैच द बस ये तो आपका नहीं है, ये तो मतलब इंडिपेंडेंट नहीं बता रहा है। एंड कॉट द बस ये भी इंडिपेंडेंट नहीं है। इन ऑर्डर टू कैच द ये भी इंडिपेंडेंट नहीं, बचा क्या था, बस हैविंग लेफ्ट, यही इंडिपेंडेंट है, बी करेक्ट हो जाएगा। तो एब्सोल्यूट फ्रेज वही होता है, स्वतंत्र फ्रेज होता है जो मुख्य वाक्य को, जो मुख्य सेंटेंस है इसके जानकारी को जोड़ता है, एडिशनल जानकारी देता है, ठीक है। ये एब्सोल्यूट, जैसे यहाँ पे ही रैन क्विकली, वो तेज दौड़ा, आगे की जानकारी विस्तार से समझा रहा ना, तेज दौड़ा, उसके बाद क्या हुआ, द बस हैविंग लेफ्ट, ये एब्सोल्यूट फ्रेज हो गया। एक मिनट, ओके, नेक्स्ट पे आएंगे। ही स्पोक इन वे दैट सरप्राइज्ड अस ऑल, इसमें बताना है कि कौन सी क्लॉज है। ही स्पोक इन अ वे दैट सरप्राइज्ड अस ऑल, नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, मेन क्लॉज है। मतलब वो इस तरीके में बोला कि सभी लोग क्या हो गए, सरप्राइज्ड हो गए। अब दैट लगा है कंजंक्शन के बाद, आपका वे आया हुआ है। सभी लोग सरप्राइज क्यों हुए, उसके बोलने के तरीके से। वे क्या है, नाउन है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो ये एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा, ठीक है। जो नाउन, जो वे को, जो नाउन है उसके बारे में बता रहा है। करेक्ट प्रेपोजिशन भरना है, ही इज प्रोफिशिएंट डैश इन पार्ट ऑफ नेगोशिएशन, तो प्रोफिशिएंट इन होता है, ठीक है। प्रोफिशिएंट इन होता है जो किसी विषय में, जब कोई व्यक्ति किसी विषय या कला में कुशल होता है, प्रोफिशिएंट हो गया, स्किल्ड हो गया, ठीक है, ये मैंने बताया था ना। नेक्स्ट पे आएंगे, करेक्ट स्पेलिंग बताना है। चलिए बताना है यहाँ पे एक्सरा, हाँ, एक्सरबेट, एक्सरबेट का मतलब क्या होता है, किसी कोई जो, जैसे कोई सिचुएशन हो गई, किसी सिचुएशन को और अधिक बिगाड़ देना, उसे बोलेंगे एक्सरबेट। इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी, याद रखना है, EXACER, एक्सरबेट। एक्सरबेट मतलब होता है कोई स्थिति को और अधिक बिगाड़ देना, ठीक है। जैसे आप बोल सकते हो आग में घी डाल देना, या कोई झगड़ा वगड़ा हो रहा है तो और उसको बिगाड़ देना, बद से बदतर बना देना। होल्ड वाटर मीन्स क्या होता है, होल्ड वाटर मतलब जब कोई इंसान तर्क या विचार को सही, मजबूत या तर्क संगत माना जाता है। मतलब ये कहावत तब यूज़ की जाती है जब किसी तर्क या विचार को, कोई तर्क हो गया, कोई विचार हो गया, उसको सही माना जाता हो या मजबूत माना जाता हो, तो उसे कहते हैं होल्ड वाटर। तो टू बी साउंड या लॉजिकल, कोई इंसान बता रहा है, कोई बात बता रहा है, आपको उसकी बातें लॉजिकल लग रही हो या उसके विचार को आप सही या मजबूत तर्क संगत मान रहे हो, तार्किक मान रहे हो, तो उसे क्या बोलेंगे, होल्ड वाटर। जैसे मैंने कहा, हिज आर्ग्यूमेंट डजंट होल्ड वाटर, हिज आर्ग्यूमेंट डजंट होल्ड वाटर, ठीक है। उसका जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या है, वो तार्किक नहीं है, वो तर्क संगत नहीं है, लॉजिकल नहीं है। होल्ड वाटर मतलब तार्किक बोल सकते हो। एड इन्फिनिटम, एड इन्फिनिटम मतलब क्या होता है, फॉर अ शॉर्ट टाइम विदाउट लिमिट विद डिफिकल्टी विद प्रिसीजन। तो याद रखना है, एड इन्फिनिटम एक लैटिन फ्रेज है विच मीन्स अनंत तक, जिसका कोई अंत ही नहीं हो, बिना किसी अंत के, तो ये विदाउट लिमिट हो जाएगा, जिसका कोई अंत ही नहीं है। जैसे कि दे आर्ग्यू एड इन्फिनिटम अबाउट पॉलिटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट, चूज द सिनोनिम ऑफ ट्रेंचेंट। ट्रेंचेंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, ट्रेंचेंट। ट्रेंचेंट मतलब स्पष्ट, शक्तिशाली या तीव्र, शार्प या फोर्सफुल, स्पेशली एक्सप्रेशन और स्टाइल। ट्रेंचेंट, जैसे मैंने कहा, कोई ये उसका जो क्रिटिसिज्म है वो बहुत ट्रेंचेंट है, मतलब शार्प, फोर्सफुल है, तो फोर्सफुल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एंटोनिम बताना है कैप्रिसेस का। कैप्रिसेस का एंटोनिम क्या हो जाएगा, कैप्रिसेस मतलब होता है मनमौजी, अनियमित, इरेगुलर। मनमौजी, मन का मौजी है, करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा, मन का, उसके मन के ऊपर, हम लोग बोलते हैं ना, उसके मन के ऊपर है, मनमौजी है वो, कैप्रिसियस। इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। ये भी आपका विमिजिकल है ना, ये भी मनमौजी के तौर पे ही आता है, फिकल भी वही है, ठीक है। बाकी इसका जो उल्टा हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। कंसिस्टेंट मतलब स्थिर, नियमबद्ध। टू टर्न ऑफ द थ्रम्स, थ्रम्स इसका मतलब क्या होता है, टू
टू टर्न अप थम्स मीन्स क्या होता है? टू फेल, टू सक्सीड अनएक्सपेक्टेडली, टू इग्नोर, टू पोस्टपोन। जब कोई स्थिति अप्रत्याशित रूप से अनुकूल या सफल हो जाती है, जैसे कोई परिस्थिति है, कोई सिचुएशन है, आप उसकी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन अनएक्सपेक्टेड वो क्या हो जाए? सफल हो जाए, ठीक है, उसे बोलते हैं टू सक्सीड अनएक्सपेक्टेडली। जैसे कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, जैसे एग्ज़ाम में मेरा नहीं निकलेगा, एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, हम एग्ज़ाम दे के आ गए, मेहनत भी किया, लेकिन हमको भरोसा नहीं है, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा ना, जब आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो वो होता है अनएक्सपेक्टेडली आपको सक्सेस मिल गई, ये आपका एग्ज़ाम निकल गया। तो बस यहीं पे ख़त्म करते हैं, इतना ही था। 50 क्वेश्चन 50 मिनट में, चलिए ज़्यादा वीडियो लेंदी ना हो जाए, क्योंकि टाइम आपका बहुत कीमती है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा, आपके फीडबैक से ही मेरी वीडियो आती है, ठीक है। बस एक ही चीज़ मांग रही हूँ, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फीडबैक। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर वेयर कर दिया करिए आप लोग। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।